वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल होम। आपका बचपन बिहार में था, यू आर फ्रॉम पटना, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी। मुझे सजावट का और कोई भी फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार, उसको त्यौहार नहीं हम लोग महापर्व कहते हैं, छठ पूजा। और इस साल मैंने छठ पूजा पहली बार की और वो भी मुंबई से। ये जो आप देख रहे हो ये डोर था। ओह वाओ। और इसका वेट इतना ज़्यादा है उसको प्लेस नहीं कर पाए, तो इसको हमने एज अ पेंटिंग बना दिया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वॉल के ऊपर। इसकी कहानी बताइए आप, अगर शो पीस है तो नहीं। सो ये मैंने मेघना के शादी के समय मैंने राजस्थान से मंगाया, मुझे बहुत शौक था। तो अब हम कौन सी फ्लोर पे जाएंगे? 20th फ्लोर। वाओ, ये आर्ट पीस किधर से है? ये मुंबई से ही मैंने लिया है। लोढ़ा में एक आर्ट गैलरी है, हाँ। फ्रॉम देयर आई हैव परचेज्ड। आई वांट टू टेक यू इन माय टेंपल। इट्स ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, यू आर बेबी कृष्णा। लड़के वाले स्कूटर मांग रहे हैं। दिमाग में तो आया कि मैं उस लड़के को बुलाऊं और उससे बोलूं कि ये क्या है। एक रात में आप कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। करिश्मा, आप बिलीव नहीं करोगे, उस लेडी ने मतलब शी वाज क्राइंग एंड sorry, no it's okay, my daughter's name is Meghna and my son name is Shrey। तो मैंने दोनों का नाम कंबाइन किया, करिश्मा मेघा श्रेय। और मीनिंग उसका आप देखोगे तो इट्स अ ह्यूज आश्रय, जहाँ पे सबको आश्रय मिल सके। Karishma and I want to tell you that he is my biggest support system. Without him I am nothing। Hi, hello, How are you? good, how are you? We've heard so much about you। मुझे बनारस से मेरा खास लगाव है, मैं हर साल वहाँ बनारस जाती हूँ। हमें लग रहा है हम बनारस में ही है। कि सपने देखकर आना और सपनों के लिए काम करना, क्योंकि अच्छे रास्ते पे चलते हो जब एक मकसद से, एक पर्पस से, तो वो फुलफिल होता है। Hello, Hi। thank you so much for inviting us to your home and it's beautiful। Thank you, Karishma. It's my pleasure and I'm so happy। Finally we are meeting। लेकिन आपकी कहानी यहाँ से तो नहीं शुरू हुई। I'm gonna start right from the beginning। आप बिहार के बारे में बताइए। आपका बचपन बिहार में था, फ्रॉम पटना, Right। और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी we have to talk about it। Yes, definitely। मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। मेरा बचपन पटना में गुजरा है और आप कह सकते हो छोटे शहर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बिहार बहुत अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, जो वर्ल्ड के आप बोल सकते हो सीता माँ जो है वहाँ की हैं। देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ से हैं। जीरो, दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट। तो हाँ, बिहार से बॉम्बे तक का जर्नी मेरे लिए एक संघर्षपूर्ण जर्नी आप बोल सकते हो। मेरी शादी बहुत कम उम्र में, लाइक जब मैं 18 इयर्स की थी तब मेरी शादी हो गई थी। अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। ओके। और मैं मुंबई आई। मुंबई मेरे लिए नया शहर, बड़ा शहर, सब कुछ नया था मेरे लिए टोटली नया माहौल था। यहाँ एडजस्ट करना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा, बट मेरा सपोर्टिव फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं यहाँ अडॉप्ट किया, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया। बट हाँ, स्टार्टिंग का टाइम ऐसा था जब मैं भी मेरे लिए नया था सब कुछ। और वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज को लेकर स्पेशली, वहाँ पे लोग आप में बात करते हैं, यहाँ में तुम ताम जो था थोड़ा। बट बॉम्बे एक ऐसा जगह है जहाँ आप कुछ सपने लेकर आते हो और वो सपने अगर आप सच्चे दिल से उसके लिए मेहनत करते हो तो आप साकार कर सकते हो। और मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं जो भी सीमा सिंह हूँ आज मुंबई की वजह से हूँ। वाओ, तो इस कहानी के बेसिस हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट पहले आपका घर देखते हैं और फिर बैठ के बात। डेफिनेटली, प्लीज कम। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, और इतनी टेस्टफुली डेकोरेट किया है। क्या आपने खुद से डेकोरेट किया है इस घर को? थैंक यू करिश्मा। यस, मुझे सजावट का और कोई भी फेस्टिवल होता है उसे
सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। फ्लोरल डेकोरेशन डेफिनेटली मेरी फ्लोरिस्ट ने किया है, बट आप जो ये काइट वगैरह देख रहे हो, कल मकर संक्रांति था, हाँ। तो वो थीम है। आप जब भी आओगे, जो भी फेस्टिवल मेरे घर में, आप वो फेस्टिवल का वाइब फील करोगे। हाँ, सो मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है। सो यस। तो इस फ्लोर पे आपकी सबसे फेवरेट स्पॉट क्या है, या सबसे फेवरेट आर्ट क्या है? इस फ्लोर पे आप ये मैंने राजस्थान से मंगाया है। Okay. ये पेंटिंग और सिल्वर मैंने एक्चुअली, ये जो आप देख रहे हो, ये डोर था। ओह वाह। और इसका वेट इतना ज़्यादा है कि इसको हमने उसको प्लेस नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे आर्किटेक्ट ने बोला मैम डोर विल बी नॉट वो वेट लेगा। हाँ, तो इसको हमने एज अ पेंटिंग बना दिया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वॉल के ऊपर। सो ये है। और मैं गणपति बप्पा में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरे हर कॉर्नर में, घर के आप जहाँ पे भी जाओगे, गणपति आपको देखने मिलेंगे। तो वाओ, सो ब्यूटीफुल। हम अभी बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। थैंक यू। प्लीज। तो जब आप 18 साल के थे और आपकी शादी हुई बिहार में, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी सेंसिटिव टाइम, क्योंकि आप बहुत ही यंग थे ऑब्वियसली, लेकिन बिहार से फिर बॉम्बे शिफ्ट होना बहुत ही अलग ही जर्नी होती है। तो उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई, और मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब मेरा 12th खत्म होकर ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, और मेरी शादी फिक्स हुई। पटना से मुंबई का सफ़र बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि इजी नहीं था। दो डिफरेंट कल्चर वहाँ पे, लोग लाइक यू कैन से कि जॉइंट फैमिली जैसा, सब लोग बहुत घुलना मिलना, सब लोगों से ज़्यादा। ये मुंबई में कैसे थे, लोग अपने आप में रहते हैं, अपने काम से वास्ता और उसमें रहते थे। तो थोड़ा मेरे लिए नए जब मैं आई थी, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लगता था सिर्फ फैमिली, और फैमिली के अलावा बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोस्त बनाने में मुझे समय लगे। और मैं जब शादी होकर आई तो जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हुई। और पटना का जहाँ मैं बात करूँ, तो जिस समय मैं बड़ी हो रही थी, वहाँ का उस समय सोसाइटी बहुत सेफ़ नहीं था। लड़कियां जब कॉलेज जाती थी, जैसे मैं स्कूल कॉलेज जाती थी, तो साथ में घर, मतलब आपके साथ आपका घर का ड्राइवर, या कभी कभी मेरे भाई मुझे कॉलेज छोड़ने आते थे और लेने आते थे, बिकॉज़ वहाँ सेफ्टी उतना नहीं होता था। तो मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे फ्रीडम तो घर में आपका था, बट बाहर आप फ्रीली नहीं घूम सकते थे, मुंबई जैसे। तो मन में कहीं ऐसा लगता था, और मेरे लिए जब मुंबई आई, मुझे फ्रीडम मिला, और मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जहाँ आप घूम सकते हो निश्चिंत होकर। तो वो एक बिग डिफरेंस था कल्चर का। और जैसा मैंने बोला कि बिहार में सब एक दूसरे को हम बोलते हैं, जब मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूं तो हम बोलते। तो यहाँ मैं जब आई और मैं अपने दोस्तों से मिलती थी, तो जब मैं बोलती थी, वो लोग बोलते क्या करते हो, तो हम ये करते, तो लोग मेरे मजाक भी उड़ाते थे, हम कौन, तुम्हारे साथ और कौन है। तो फिर मैं वो सीखी यहाँ आकर, और मैं यहाँ आने के बाद यहाँ सोफिया कॉलेज में एडमिशन भी ली, बट डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस बोल सकते हो, मेरे लिए नया माहौल बोल सकते हो। वापस मैं पटना जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पटना वीमेंस कॉलेज वहाँ का बेस्ट कॉलेज था, जहाँ मैंने आर्ट्स हिस्ट्री से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि घर में बहुत लाड प्यार, बहुत प्रिंसेस की तरह मैं रही, बट मन में कहीं ना कहीं लगता था कि लड़कियों को वो फ्रीडम नहीं है जो होना चाहिए। आप फ्रीली आप अपना काम नहीं कर सकते हो। बॉम्बे में जो माहौल लड़कियों को मिलता है, बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग बॉम्बे वाले, और कि यहाँ पे आप लेट नाइट तक घूम सकते हो, काम पे जा सकते हो। वहाँ नहीं, जिस समय खास करके जब मैं बड़ी हो रही थी, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय वो माहौल नहीं था, एक डर का माहौल था। आप कहीं निकलते थे, एक सर्टेन टाइम पे आपको घर वापस आना ही है। तो आप कितने बजे तक घर वापस आ जाते थे? हम लोगों का घर लौटने का टाइम 5 o'clock तक आप आ सकते हो। ट्यूशन भी आना है तो घर पे ट्यूटर आते थे।
घर पे ही आपको ट्यूशन लेना है, आप बाहर नहीं जा सकते, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव, मतलब बिकॉज वहाँ पे वो माहौल ऐसा था तो हर पेरेंट्स चाहते थे सेफ्टी के हिसाब से। तो मैं बोली ना, मैं बहुत बंधा हुआ ये मैं पली बढ़ी थी, और मेरे दिमाग में था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए कुछ ऐसा करूँगी ताकि वो एक खुले माहौल में जो भी वो बनना चाहती हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, उनको वो मौका मिल सके। वाओ, तो वो ये एक्चुअली लीड इन करता है आपके खुद के जर्नी से, बिकॉज यू फेस्ड इट फर्स्ट हैंड। क्या आपको कभी लगा था कि आप इस यहाँ जहाँ पे आज हम हैं इस घर में बैठे होंगे? नहीं, मैं कभी, क्योंकि ये डेस्टिनी है, कभी प्लान नहीं किया मैंने। जैसा बोला, मेरा अरेंज मैरिज हुआ, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बिहार के एक सबसे बड़े फैमिली को बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को, फार्मा से हैं हम लोग। बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा लाइफ ऐसा होगा। मेरे माँ बाप हमेशा कल्चर, संस्कार, वैल्यूज़ पे जोर दिए, और हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड सेम था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ वैल्यूज के ऊपर। तो उस हिसाब से हमारी शादी हुई। बट हाँ, यहाँ आए और गॉड इज़ काइंड, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, कंफर्ट, सब कुछ आया। और बट हाँ, बचपन का लाइफ और अभी के लाइफ में काफ़ी फ़र्क है। तो जब आप बॉम्बे में स्टार्ट आउट किए, तो व्हाट वाज योर, वो जो गोल कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, हमेशा आप वुमेन या गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ करना चाहते थे, या और कोई भी एम्बिशन थे? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं आज। आप रिसेंटली आप फैशन डिज़ाइनर भी बने हैं, यू आर वेयरिंग योर ओन लेबल। सो आपका गोल क्या था उस वक्त? मैं, करिश्मा जैसे बोली कि जिस समय मैं बड़ी हो रही थी, मुझे वो बहुत खटकता था कि आपको वो करने को नहीं मिला जो आप, अगर फ्री इन्वायरमेंट जैसे मुंबई जैसे इन्वायरमेंट में होते हो, तो मेरे मन में था कि लड़कियों को वो इक्वल एटमॉस्फेयर, ऐसा एक स्वतंत्र वातावरण मिले जहाँ उनका जो एम है, विज़न है, वो वहाँ तक पहुँच सके। और जो आज आप मुंबई में देख रहे हो, भारत वो नहीं है। आज भी छोटे शहरों में औरतों को खुद प्रूफ करना पड़ता है। अगर आपको कुछ बनना है, पहले उनको साबित करना पड़ता, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और तब उनको वो मौका मिलता है। तो बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि अगर मैं किसी दिन मैं उस लायक होगी और मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँगी। आज मैं बिहार में एक स्कूल अडॉप्ट की हूँ जहाँ पे 1000 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। आज मैं उनको सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देती हूँ। आज उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे टॉयलेट नहीं था। जैसे मैं बात करूँगी आपको मेरे इनिशिएटिव सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, तो बच्चे स्कूल नहीं आते थे क्योंकि वहाँ पे बोलते थे टॉयलेट नहीं है। पीरियड्स के टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम, तो मैंने वहाँ उनको टॉयलेट बना के दिए। और आप जब उन बच्चों से मिलोगे, वो इतने टैलेंटेड, इतने एम्बिशियस हैं कि उनको लगता है कि उनको मौका मिले तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं जब वहाँ जाती हूँ, उन बच्चों से मिलती हूँ, जब उनका कॉन्फिडेंस देखती हूँ, उनको लगता है कोई है मेरे को सपोर्ट करने वाला। और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्क्स वाइज आप देखोगे तो 98-99%। और वो बच्चों का बैकग्राउंड, उनके मदर फादर घर में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं वो बच्चे। तो डेफिनेटली मेरा जो एम है कि उन बच्चों को मैं सक्षम बनाऊं, जिन्हें, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। औरतों को भी लगता है कि औरतों को सक्षम बनाओ। जब औरतें सक्षम होती हैं तो जो आजकल आप बोलते हो ना, उनके ऊपर बहुत सारा, आप ये नहीं कर सकते हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती है। तो उनको प्रोत्साहन देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनका जीवन, मतलब लाइफ चेंज कर देता है। या एब्सोल्युटली। कोई ऐसी कहानी कोई बच्चे की या कोई ऐसी औरत की जिसकी लाइफ आपने देखी है और बहुत ही कठिन लाइफ रही है, ऑब्वियसली, राइट? क्योंकि जो एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि जो हम बॉम्बे और दिल्ली और बैंगलोर में देखते हैं वो एक्चुअल भारत की कहानी नहीं है, बहुत ही अलग है। तो कोई ऐसी कहानी है आपके दिमाग में? बिल्कुल, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। बिहार में डॉरी सिस्टम, बहुत दहेज प्रथा आप लोगों ने शायद सुना होगा, काफ़ी है। तो हमारी जो हेल्पर भी, मैं बॉम्बे से पटना गई थी, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो उस एक दिन बहुत दुखी थी, रो रही थी। मुझे लगा क्या हो गया, सब ठीक है? मैंने पूछा क्या हुआ? बोली मेरी बेटी का शादी नहीं हो, मतलब फाइनल हुआ चीज़, शादी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लड़के वाले स्कूटर मांग रहे हैं। हम बोले कि
स्कूटर मांग रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, मेरे पास जितना था मैंने सब खर्चे कर दिए मैम, लास्ट डिमांड है उनका स्कूटर दो, और उसका कॉस्ट कुछ 50,000 मेरे पास कम पड़ रहा है। दिमाग में तो आया कि मैं उस लड़के को बुलाऊं और उससे बोलूं कि ये क्या है, बट एक दिन में एक रात में आप कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हो। मेरे पास उस समय वही विकल्प था कि इसको मैं 50,000 रुपीज़ दूँ, इसकी बेटी का शादी कराऊँ। करिश्मा, आप बिलीव नहीं करोगे, उस लेडी ने मतलब शी वाज क्राइंग एंड खुशबू गिफ्ट टिश्यू। जैसे आपने बोला ना मेरा टर्निंग पॉइंट, तब मैंने रियलाइज़ किया कि आपका छोटा सा हेल्प किसी के लाइफ पे इतना बड़ा चेंजेस ला सकता है। मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे लाइक भगवान की तरह, मेरे बच्चों को इतना ब्लेसिंग्स दिए। फिर मुझे लगा यार हम लोग 50,000 कपड़ों पे, बैग्स पे ऐसे ही डाल देते हैं, और किसी का, और आज वो बहुत खुश है, मतलब कई लाइफ मतलब वो लोग याद करते हैं आपके छोटे से ये को। तो उस दिन से मेरे को मुझे लगा मुझे और लोगों के लिए करना चाहिए, और बस मेरी जर्नी मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ से एक मैंने सोचा कि और करें लोगों के लिए। हाँ, तो जैसे अगर एक बार हम 50,000 दे या 1,00,000 दे, हाँ, वो बहुत ही मतलब टैक्टिकल है, राइट? क्योंकि वो 1-on-1 केस है, लेकिन वो सिस्टम पूरा इतना गहरा है कि ये दो और फिर शादी होगी। हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है कि क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद मैंने करिश्मा, मैं जो स्कूल जाती हूँ लड़कियों को मैंने बोला खुद को इतना सक्षम बनाओ, खुद को इतना स्ट्रांग कि तुमको दहेज कोई मांगे तो तुम मत देना। मैं वहाँ पे चुप नहीं, मैं बोली ना उस समय मेरे पास वो सॉल्यूशन नहीं था। हाँ, कि मैं लड़कों को समझाऊं, उसको कन्विंस करो कि ये सही नहीं है। मेरे पास उस समय ऑप्शन था उसको वो पैसे देकर शादी कराना। बट उसके बाद मैं बिहार के स्कूल में जाके लड़कियों को पहले तो मैंने बोला कि दहेज के जो आप इतना लायक बनो कि लोग आपको सामने से आके आपसे शादी करना चाहे। और लड़कों के लिए भी मैंने स्कूल कॉलेज के बच्चों को जाकर मैंने वहाँ पे बोला कि दहेज कौन लेता है, आप कोई एनिमल हो, मतलब कि किसी को क्या है सोच, हाँ खरीद रहे हो, सोच को बदलो। ठीक है, टाइम लगता है, ये इतने गहरा मतलब बोलते हैं ना प्रथा कई सदियों से चला आ रहा है, बट आजकल का जनरेशन चेंज हो रहा है, आजकल के बच्चे समझते हैं। बट हाँ अभी भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो चेंज की बात करते हैं, कोई ऐसी लड़की या लड़का जिसने कुछ कहा कि आपको ऐसे लगा कि ठीक है चेंज तो आ रहा है अभी, मतलब सब लोग जो है वो एक ही चीज़ नहीं सोच रहे हैं, और भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि दहेज गलत है, मतलब आप वो नहीं कर सकते। कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल। उसके बाद जैसे मैंने बोला स्कूल में लड़कियां आती हैं, बोलती है मैम मेरे मम्मी पापा घर में काम करते हैं, मुझे है कि मैं इतना सक्षम बनूं, मैं इतना कमाऊं, अपने माँ बाप को उस काम से मैं रोकूं और उनको मैं एक अच्छा लाइफ दे सकूं। जब मैं यहाँ से जाती हूँ पटना, उन बच्चों से मिलती हूँ, मैं उनके साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करती हूँ उनके प्रोग्राम के अलावा, और पर्सनली मैं सब मॉनिटर करती हूँ कि उनका कैसा चल रहा है। तो बहुत बच्चे आते हैं और उनमें जब कॉन्फिडेंस, जब उनको एक लगता है ना कि कोई आपके लिए खड़ा है, कोई आपका सहारा है, तो उनमें एक अलग हिम्मत आती है। जब तक उनको लगता है कोई दबाने वाला है, कोई उनका विरोध करने वाला है, तो उनमें वो हिम्मत नहीं आती। जब आप किसी के सपोर्ट सिस्टम बनते हो तो बच्चों का लाइफ चेंज होता है। कई लड़कियां आके बोलती है मैम मैं आपका वीडियो देखती हूँ और इंस्टा पे देखती हूँ और मुझे भी आपके जैसा बनना है, आप कैसे, आप भी पटना से हो, पटना से जाकर मुंबई जैसे शहर में आपने अपना नाम बनाया है, हमें भी करना है। मैं बोलती हूँ बिल्कुल मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग हूँ, आप कर सकते हो, आप मेरे से बेटर कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस समय बड़ी हुई थी और आज के समय में बहुत फ़र्क है। आज लोग बहुत अवेयर हैं, और मैंने बोला कि जब उनको एक लगता है कि कोई उनका बैकबोन है, कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो उनकी हिम्मत उनको बढ़ जाती है। बहुत ही ऑब्वियस है कि आप बहुत पैशनेट हो बिहार के बारे में। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो बेटर हो रही है, लेकिन बिहार का कल्चर भी बहुत ही थ्राइविंग है। जैसे यहाँ पे तो हम मकर संक्रांति देख रहे हैं। बिहार के बारे में कुछ बताइए जो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए एज अ ओवरऑल कल्चर। करिश्मा, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार, उसको त्यौहार नहीं हम लोग महापर्व कहते हैं, छठ पूजा। और इस साल मैंने छठ पूजा पहली बार की, और वो भी मुंबई से। हाँ, और मुंबई से की, और मेरे लिए मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट हम लोगों में मानते हैं। वो 4 दिनों का फेस्टिवल होता है जिसमें आप 48 आवर्स बिना पानी का आपको रहना होता है। और छठ पूजा सिर्फ उपवास
और पूजा तक ही सीमित नहीं, इसमें सूर्य भगवान का पूजा होता है जो आप साक्षात डायरेक्ट उनको हम लोग देख सकते हैं। और इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लाइक 48 आवर्स विदाउट वाटर आपको सिखाता है खुद पे कंट्रोल करना, डिसिप्लिन होना। छठ पूजा कई वर्षों से, कई सदियों से मनाया जा रहा है और ये पूजा एक ऐसा पूजा है जहाँ लोकल चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है। लाइक इसमें कोई भी फैंसी चीज़ आप नहीं यूज़ करते हो। इस पूजा में आप ये नहीं कि आप रीच हो तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो और जो नहीं सक्षम है वो नहीं बना सकते। इसमें फिक्स्ड है कि आपको लौकी, कद्दू की सब्ज़ी बनती है, चना का दाल और ये 2-3 चीज़ें हैं जो ही बनता है। आप ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो एक वहाँ पे दिखाता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, सबको एक जैसा ही मनाना है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि ये फास्ट जो है आपको अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ पावर वो दिखाता है। दूसरा, आपने इस पूजा में हम लोग डूबते हुए सूर्य को पूजा करते हैं और सनराइज़ का पूजा करते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जो बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनका हम लोग केयर करना छोड़ देते हैं। बट जब आप डूबते सूर्य को पूजा करते हो तो दिस इज़ द सिम्बॉलिक कि आप जो घर में माता पिता ओल्ड हो रहे हैं उनका भी केयर करो। नॉट ओनली पावर का, सनराइजिंग का सब लोग पूजा करते हैं। तो ये 2 चीज़ें इनसे बहुत सिखाता है। और ये फास्ट आप अकेले, मतलब मैं सिर्फ घर में इंडिविजुअली कर रहे नहीं, ये एक ऐसा पूजा है जिसमें आप नॉट ओनली आपका फैमिली, आसपास के पूरी सोसाइटी आपको आते हैं हेल्प करने। हाँ, तो इसमें हम लोग बोलते हैं, आप बिहार का सुनते होंगे कि जब आप मैं से हम बन जाते हो तो वो बिहारी होते हैं। तो अपना अहंकार छोड़कर जब हम सबको लेकर, पूरे समाज को लेकर चलते हैं, तो छठ पूजा हमें ये सिखाता है कि अकेले नहीं है। जब आप सब साथ लेकर चलते हो, अपने समाज को स्ट्रांग बनाते हो। और एक और बड़ी बात, बिहार में थोड़ा गंदगी को लेकर लोग इतने अवेयर नहीं हैं। छठ पूजा के समय अगर आप बिहार जाते हो तो सबसे सुंदर और सबसे साफ़ सुथरा बिहार आपको तभी देखने मिलता है। तो मैं हर लोगों से आपके माध्यम से भी बोलूँगी कि बिहार में जो सफाई छठ पूजा के समय होता है वैसा पूरे साल वहाँ होना चाहिए। तो छठ पूजा बहुत कुछ सिखाता है और बहुत नियम से और बहुत श्रद्धा से हम लोग मनाते हैं। और देश में हो या विदेश में लोग हो, छठ पूजा एक ऐसा समय होता है जब सब लोग वापस अपने घर जाते हैं अपनों के पास। तो वो एक उम्मीद होता है कि चलो पूरे साल नहीं आए लेकिन छठ पूजा का समय है जब सब बच्चे अपने घर आएंगे। और आज छठ हम बोल सकते हैं कि ग्लोबली सब लोग मना रहे हैं। आप यूएस में भी जाएंगे तो वही श्रद्धा, वही भक्ति से लोग और उसी नियम से मनाते हैं। तो ये इस वर्त का बहुत बड़ा खासियत हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोग आए आपकी हेल्प करने? बिल्कुल, बहुत मतलब वो मैं बोल रही हूँ ना कि जब मैंने छठ पूजा किया तो मेरी दीदी भी आई थी, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। वो कलकत्ता में रहती हैं और यहाँ बॉम्बे में मेरे जितने रिलेटिव्स हैं सब आए। और जो मैंने स्पेशली बिहार के दोस्तों को बुलाया। मुझे लगा उनको शायद ये बात नहीं मालूम है तो मैंने नहीं बुलाया। तो हमारे दोस्त हैं विश्वास नागरकर जी जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि सीमा जी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी बिहारी हूँ। तो उन्होंने मेरे से मजाक की। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे दोस्तों ने भी, जिन दोस्तों को मैंने बुलाया, बोला कि बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतना अच्छे चीज़ों में हमने बुलाया। तो बहुत लोग जुड़े, नॉट ओनली हमारे बिहार और फैमिली के लोग, यहाँ जो बॉम्बे में हमारे जो लोकल फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग आए और इसके हिस्सा लिया उन्होंने और बहुत श्रद्धा से, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो जैसे हम बात कर रहे हैं राइट, कल्चर और जो सर्टेन वैल्यूज़ या ट्रेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ऑफ कोर्स अलग होते हैं राइट। लाइक बिहार में कुछ अलग होता है, बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर बहुत अलग होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती है जो होती ही रहती है। लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट जो हम डाउरी की बात कर रहे थे, उसके आगे अगर हम बात करें जो इंडिपेंडेंस की है कि पैसे कमाने चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फिर आपको डाउरी या इस चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लोग जब बात करते हैं कि there's a woman who is working, तो वो काम कर रही है तो घर का क्या होगा, और women को ऑफन ये लेबल्स दिए जाते हैं राइट, लाइक you're too ambitious, या वो बहुत ही बॉसी है, या stubborn है, या कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि हम क्या कर सकते हैं टू चेंज द नैरेटिव ओवरऑल? मतलब ये जो ओवरऑल जो नैरेटिव है ना कि घर में रहना, या हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक यू ऑल्सो अग्री विथ मी दिस पॉइंट कि
भगवान ने हम लोग औरतों को ऐसा बनाया है जो एक साथ में कई सारे रोल्स अदा कर सकती है। हम लोग इमोशनली, फिज़िकली सब तरीके से इतने स्ट्रांग हैं। एक साथ हम माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, तो सारे रोल्स, जैसे देवी का भी हम उदाहरण लें तो काली जब ज़रूरत पड़ता है तो हम जिस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं उसको बिगाड़ भी सकते हैं। और जो लेवल हमें उन्हें कहीं डर, ये मानसिकता उनकी है जिन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि औरतें हमसे आगे ना निकल जाए। और आज औरतों ने ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे वो स्पेस हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, हर फील्ड में औरतों ने आगे अपने को प्रूव किया है और आगे निकल के आई हैं। आज मैं वुमेंस क्रिकेट देख रही थी करिश्मा, लास्ट जब ये स्टार्ट हुआ था तो यही DY पाटिल स्टेडियम में हम थे, एक भी मतलब बहुत कम क्राउड थे। और इस बार जब फाइनल मैच था स्टेडियम में एक जगह नहीं था कि खड़ा होने का जगह नहीं था। तो औरतों ने अपने को प्रूव किया है। और वर्ल्ड कप जब घर आया तो आज सब लोग बात कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट की। और ये तो डेफिनेटली हम लोगों को टाइम लगता है अपने को प्रूव करने के लिए, और हम लोगों को हर चीज़, ये अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ को पाने के लिए हमें पहले एग्ज़ाम, परीक्षा देनी पड़ती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बट औरतों ने अपना एक मुकाम बनाया है और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ वो अपने आप नहीं कर सकती है। सो इम्पॉसिबल वर्ल्ड हम लोगों के लिए नहीं है। और बिल्कुल, और मैं उन औरतों पे ही काम कर रही हूँ जिन्हें वो मौका नहीं मिलता। जैसे मैं पहले भी बोली कि हम लोग जो इतने फॉर्चुनेट हैं, हमें ये मौका मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं उन औरतों के लिए भी, उन बच्चों को, उन गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी मैं करना चाहती हूँ जिन्हें वो मौका नहीं मिलता है। जो औरतें हैं, मैं इस बात पे इसलिए ज़्यादा जोर देती हूँ कि जो रूरल एरिया में औरतें हैं, अगर आप उनको भी सक्षम बनाते, चाहे वो अचार भी बनाती है। आज अचार देखो ना, पहले घर में मम्मी लोग अचार बनाती थी और वो हम लोग खाते थे, आजकल हम लोग रेडीमेड अचार खा रहे हैं। तो मैं जब जाती हूँ बिहार, पटना या यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं बहुत सारे गाँव में जाती हूँ, और जब वो पापड़ बनाती हैं और जो लोकल चीज़ें बनाती है इतनी टेस्टी होती है, मैं बोलती ये चीज़ें तो हमें मिलता नहीं है, मार्केट में आप खरीद के खाते हो। तो हम उनको बोलते आप बिजनेस क्यों नहीं करते हो, मैं आपसे बाई करूँगी, मैं यहाँ ला कर गिफ्ट बांटूंगी। और मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं बोली उन लोगों को, हर लोगों को एक एक लोगों का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप उनसे ये सामान लो और अपने लोगों को गिफ्ट में वो बांटो। तो हर लोगों को, अगर आप, एक हमारे NGO में एक महिला है जो सोप बनाती है ऑर्गेनिक, तो वो ठीक है, दिवाली आया, कोई भी फेस्टिवल आया, मैं गिफ्ट डाल रही हूँ, उसमें मैं उनका एक वो गिफ्ट देती हूँ, तो उनको पैसे भी मिल जाते हैं और उनका काम भी, तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस, ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं। अपने घर के चीज़ों में वो भी अपना योगदान करती हैं, या खुद को भी सिक्योर करने के लिए औरतों को सक्षम और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम एक पूरे जेंडर को इग्नोर नहीं कर सकते जैसे हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सो एब्सोल्युटली एग्री। अब आपके NGO के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही स्पेशल नाम है, तो उस बारे में बताइए, एंड ऑल्सो कि आप उससे क्या अचीव करना चाहते हो। सबसे पहले मैंने भी अपना जर्नी एक सिंपल मोटिव से स्टार्ट किया था, गिव बैक टू द सोसाइटी। और इसमें मैं अकेले ही, नॉर्मल जैसे हर औरतें, हर लोग आजकल कर रहे हैं कि चलो मौका मिला, कोई दूसरे के NGO में गए, फेस्टिवल आया, क्रिसमस आया, दिवाली है, जाकर हम, तो सेम वे आई हैव स्टार्टेड। जब मेघना मेरी डॉटर 4-5 साल की होगी, तभी हम लोग क्रिसमस के टाइम में, दिवाली के टाइम में कोई NGO में जाते थे। फिर धीरे धीरे गिविंग नेचर बोलते हैं ना, वो हम लोग का रहता था। और मेघना मुझे देखती थी, मेघना एंड श्रेय बोथ, तो बोलते थे मम्मा आप खुद का फाउंडेशन क्यों नहीं चालू करते हो, आप दूसरों के लिए इतना करते हो, लेट्स स्टार्ट। तो बोले बिल्कुल। जब बच्चों ने बोला, मैं बोली इसका नाम भी मैं मेघा श्रेय रखूंगी। माई डॉटर्स नेम इज मेघना एंड माई सन नेम इज श्रेय। तो मैंने दोनों का नाम कंबाइन किया, करिश्मा मेघा श्रेय। और मीनिंग उसका आप देखोगे तो इट्स अ ह्यूज आश्रय, जहाँ पे सबको आश्रय मिल सके। और मैंने जो लोगो भी बनाया है मेघा श्रेय का, वो एक हार्ट है और विंग्स है। तो मैं बच्चों को वो विंग्स देना चाहती हूँ कि वो अपने सपने, अपनी उड़ान पूरी कर सके। तो सब एक, मैंने बिना सोचे, मैंने कुछ सोचा नहीं, बट वो होता गया। तो मुझे लगा शायद ऊपर वाले का कुछ संकेत है जो मुझे इस रास्ते पे और इस पाथ पे लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ आए। मुझे याद है कोविड के टाइम में
जब सब लोग लॉकडाउन होता था और मैं परमिशन लेकर, मैं दोनों बच्चे, मेरा श्रेय तभी उस समय 13 इयर्स के होंगे, और तभी वो बोलता था आप कहाँ जा रहे हो, और मैं बोलती थी मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही हूँ, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ आते थे बिना ये सोचे कि मुझे कोविड हो जाएगा और ये होगा, बट हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशन जो भी प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करते हुए हम लोग जाते थे, और धीरे धीरे लोग मुझे काम करते हुए देखे, मेरे साथ लोग जुड़े, और आज मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और वो टीम मेरे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मुझे सैलरी मिले, और मुझे जो लोग बोले कि मैं नहीं कर सकता हूँ अकेला, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। और सब अपने लोग हैं, बहुत कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है हमारे साथ, क्योंकि इसके लिए आपको मुझे लगता है कि आपका सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मेघाश्री का शुरुआत हुआ। फिर हम लोग स्टार्टिंग मेरा सिंपल इनिशिएटिव होता था, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, खाना बांटना हुआ, जो भी ज़रूरत रहा सोसाइटी का। फिर मेघना, बिकॉज सी इज़ अ डॉक्टर, सी सेड मेघना, उसने बोला मामा वी शुड स्टार्ट समथिंग जो औरतों को, आज सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर इन वुमेन्स, तो उस पर हम लोग कुछ काम करते हैं। और वो प्रिवेंटेबल बहुत है। वो मुझे भी बहुत लेट पता चला कि इफ यू टेक एन इंजेक्शन, वो 6 महीने का, या फिर टेक एन इंजेक्शन, वो पूरी तरह से प्रिवेंटिव है टोटली। तो वो उसने मुझे यही बोला कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, अगर आप अवेयर हो इसके बारे में, तो हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया। और टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, हम उनसे मिले कि इस पर सर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने डॉक्टर के साथ बात की, रिसर्च किया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि चलो ज़्यादा डिटेल जाने से पहले अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों से, करिश्मा, हमने मतलब गांव की बात छोड़ दो, शहर में भी जहां हम लोग जाते थे लोग अवेयर नहीं थे उसके बारे में कि क्या है, इसका क्या प्रिवेंशन है, कॉज क्या है। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की, और बहुत सारे यहाँ BMC स्कूल में हम लोगों ने MOU साइन किया, और सारे स्कूल में जाकर, इनफैक्ट रूरल एरियाज़ महाराष्ट्र के जितने, नॉट इवन महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, सब जगह हम लोग गए और अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर सेकेंड हम लोगों ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा, जो लेडीज़ लोगों को टाइम पे उनको हम लोगों ने अवेयर किया कि आप साल में 1 बार 2 बार करो, उनके लिए स्क्रीनिंग कैंप हम लोग रखना चालू किए। फिर वैक्सीनेशन में भी क्या, आप डायरेक्ट उनको, हम लोग जाते थे वैक्सीन लेना है, कोई रेडी नहीं होते थे, तो उनको बताना, उनको फिर एडुकेट करना। तो उस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ, और इसकी वजह से ही मुझे अपनी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया। एक बार मैं गवर्नर हाउस में स्पीच दे रही थी, और आपने मेरी जर्नी के बारे में बात की, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें CSR फंड मैं नहीं यूज़ करती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ तो शायद मेरे फंडिंग होगा, नहीं, मैं इसलिए मेघाश्री थोड़ा यूनिक है कि हम लोग किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, किसी से कोई फंडिंग नहीं है। मैं ISR करती हूँ, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंडिया में कंपल्सन नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट से CSR तो वो करना है। तो जब मैं इस बारे में बात कर रही थी गवर्नर हाउस में, तो ये सेंटेंस, ये वर्ड सुन किसी ने मेरा देखा, और मुझे प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आया, और वो कॉल मैं मिस कर गई थी। मुझे लगा क्या है, फिर मैं ट्रू कॉलर सबसे मैं पूछ रही, ये तो प्रेसिडेंट हाउस का फ़ोन नंबर दिखा रहा है, क्या करूँ। फिर मेल आया मुझे, मैं गई, और द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक महिला होकर मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। फिर मैंने बताया कि मैं ट्राइबल एरिया में जाती हूँ और मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ। तो मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं वाकई में कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कि मेरी बात वहाँ तक पहुँची है। और उस दिन से मैं बोलती हूँ ना, एक नया उत्साह, नई शक्ति और नया ही एनर्जी था कि मैं और करूँ सोसाइटी के लिए। और वाकई में जितना आप करते हो, जितना आप इसके अंदर जाते हो, कम लगता है। एज ए इंडिविजुअल मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ जितना मुझे करना चाहिए, बट हाँ, आप लोगों को आप अपने साथ लेते हो, जोड़ते हो, लोगों को शामिल करते हो। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे आना, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, अरे स्टार्टिंग में बहुत लोगों को लगा कि ये शो ऑफ करते हैं, यू नो, लाइक मीडिया पे आते हैं और सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे। तो शुरू में उनका भी मेंटलिटी, चलो यू कैंट चेंज समवन्स थॉट और ये, बट उनको लगा ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं और ये, बट मेरे को देखकर मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं भारत में जो कर सकती हैं। तो मैं इसके लिए अपनी स्टोरी या अपनी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सोसाइटी में चेंजेस ला सकती हैं। तो आपकी लॉग है कि आपने अब तक
कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, जितने भी अलग अलग कॉजेज है, उसका नंबर है आपके पास? यस डेफिनेटली। मैं सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है हम लोग ऑलमोस्ट 1 लाख तक तो हम लोग रीच किए। वाओ। और उसका डाटा एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड गवर्नमेंट में, बिकॉज यू कांट गिव विदाउट एनी लाइक दिस थिंग। और लाइफ चेंजेस, जैसे मैंने बोला कि बिहार में मैंने जो स्कूल अडॉप्ट किया वहाँ पे 1000 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। बॉम्बे में हमारे जो बच्चे हैं अराउंड, जब मैंने NGO स्टार्ट किया था उस समय 40-50 बच्चे होंगे, और आज 150 किड्स हैं जिनका मैं पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका स्पोर्ट्स हो या ट्यूशन हो, सब चीज़ों का मैं टेक केयर करती हूँ। फिर दहिसर में हमारा एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे अराउंड 120-30 सीनियर सिटीजन्स हैं। तो मैं नंबर्स पे करिश्मा उतना, बिकॉज मैंने बोला कि मैं इंडिविजुअली ये सब कर रही हूँ, तो फिर मेरे लिए भी मैं उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जितना मैं कर सकूँ, ऑफ कोर्स, और जितना अच्छी तरह से कर सकूँ। हाँ, क्योंकि मैं, जैसे आपने नंबर्स पूछा ना, मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे ज़रूरत है। हेल्प करना तो किसको नहीं है, आप इस लाइन में हो तो आपको लगता है, बट आप कभी कभी आप चाहकर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप कि जिन लोगों के मैंने जिम्मेवारी उठाई है पहले मैं वो कर लूँ, फिर मैं किसी और का। अगर बच्चों का पढ़ाई आपने, मेरे दिल में हमेशा रहता है कि एटलीस्ट मैं 10th तक का उनका एजुकेशन तो वो ले सके, तो वो है। उसके बाद बहुत बच्चे जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको मैं आगे टेक्निकल डिग्रीज के लिए भी उनको भेजती हूँ, उन बच्चों में से। तो बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे ये सर्जरी का ज़रूरत है, मेरा बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स के लिए है, तो चाह कर भी मैं कभी कभी नहीं कर सकती हूँ। तो इट्स लाइक फॉर मी, लाइक मेगाश्रेय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक फैमिली की तरह हो गए हैं, और मुझे लगता है कि उनको एक जो भी उनकी ज़रूरत है पहले मैं उनको देखूँ। और वो सही भी है, जो शुरू किया है उसे फिनिश तक पहुंचाना अच्छी तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, राइट, टू लीव इट हाफ वे एंड से दैट बस अभी हो गया। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो NGO का नाम है बहुत ही यूनिक है, आपके बच्चों के नाम पर है, तो क्या वो है, क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल, लेट्स गो, वी विल मीट देम। ओके, प्लीज कम। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, आप वो बताइए। अभी हम लोग चलते हैं जहाँ पे बच्चे 20th फ्लोर पे, एंड बच्चों से मिलते हैं। या ओके, ये इतना कूल है, ये इसकी कहानी बताइए आप। झूला ना, ये भी मैं राजस्थान से। हम बैठ सकते हैं? यस प्लीज। शो पीस है तो नहीं। सो ये मैंने मेघना के शादी के समय मैंने राजस्थान से मंगाया। मुझे बहुत शौक था कि ये भी राजस्थान आपको राजस्थान बहुत पसंद है? हाँ, वहाँ का आप बैठे। यस वहाँ जो रॉयल्टी और हेरिटेज, मतलब आप इसका कार्विंग देखोगे सारे, तो बहुत डिटेलिंग में ये लोग करते हैं, और ये चीज़ें वहाँ पे। कहाँ से? राजस्थान में मेरे ऑफिस के लोग मुझे लेकर गए थे। एग्जैक्ट मुझे प्लेस मालूम नहीं है, बट यू कैन सी द एलिफेंट का। इट्स ब्यूटीफुल। तो अब हम कौन से फ्लोर पे जाएंगे? 20th फ्लोर पे करिश्मा हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप रहते हैं? उस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। और ये इस फ्लोर पे ये मोर वर्क प्लेस यू कैन से, मोर पार्टी प्लेस यू कैन से। इवनिंग में हमारे वाओ, ये आर्ट पीस किधर से है? ये मुंबई से ही मैंने लिया है। लोढ़ा में एक आर्ट गैलरी है, फ्रॉम देयर आई हैव परचेज्ड दिस वन। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट। You can see my house is fully decorated because of Makar Sankranti. Wow, it's such a beautiful home. Thank you so much for inviting us here. Thank you. Please come. I want to take you in my temple. Okay. Come. This is the temple. Yes, this is my puja room. Wow. जहाँ मेरा morning का 1 घंटा 1 hour I spend in this room. Oh my God. Okay. So it's beautiful. Oh my God, you have baby Krishna. Yeah, you also believe a lot. Even us, like Bal Gopal ka everyday morning, so beautiful. Evening puja. So, and 1 year you sit here, 1 hour in the morning. I feel मेरा day start नहीं होता. Like morning, my ritual is, and I feel good. Like पूरे दिन का energy बोलो. हाँ. और ये वास्तु के हिसाब से है? वास्तु के, हाँ. It's a northeast corner. This is northeast corner. हाँ. Okay. So my husband
स्ट्रांगली बिलीव इन वास्तु। Okay. सो उनको इसकी वजह से हमें घर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। Hi. Hello. Hello. How are you? Good. Nice How to are meet you? We've Hi. heard so much about you and the NGO and the name behind it, but how do you guys feel? I think it is a great thing to have an NGO named after us, Yeah. of course. But that does also come with, an added responsibility of sort, because it is a legacy that we have Yeah. to take forward, and I think it's a daily reminder to, constantly keep giving back and doing for society. So what do you feel the most passionately about? I know about her already because we discussed it, but what do you feel? I think just spending time with the kids. I think I have also grown up with them because we started off when I was young. I'm 19 now, so I've also sort of spent like You're still very young. The youngest person here, but yeah. I've spent like the most crucial years of my life with these kids, and I think that has instilled a lot of values in me as well. Seeing them, interacting with them, knowing about what they are passionate about drives me as well. So Yeah. And how about you? I know you're big on cervical cancer, and we discussed how many women have been impacted, but what do you feel the I most feel passionate? like it feels amazing that being a doctor, whatever little contribution I can make to the society, I've had the opportunity and honor to work 3 years during COVID, seeing COVID, helping mom with, cancer awareness, and especially females and males about reproductive health. So I feel amazing that as a doctor, I'm able to contribute to the society. And then, like he said, it comes with a great responsibility having our names as the NGO. Yeah. So we must act very responsible and Yeah. एक्चुअली मैंने बचपन से ही इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है हाँ. सही डायरेक्शन से। And what do you look forward to doing in the future? well, I really look forward to creating awareness because now on social media, everyone talks about everything, but there's no proper awareness and knowledge about a lot of things. And when we through our NGO go to villages, schools, kids and even adolescents don't have idea about a lot of things. So I feel through our NGO and through the work we do, the kind of coverage that we can reach out to, that's something that we really look forward to. Yeah. And how about you? whenever I meet the kids, I know I'm always so inspired because they are so talented in everything they do, maybe singing, dancing, writing. And I am someone who loves, the creative space Yeah. in the creative field. And, we have, sent our NGO kids for, let's say, like, they went to my school that I went to perform, and they won several awards. So Wow. maybe, do a program where, we nurture their talent because they also have so much to offer, but oftentimes they don't get that platform too. So hopefully to do something in the creative space with them so that they can, express their talents and what they're best at as well. Amazing. And as a family, what is your biggest goal? Let's talk about that. मेक अ बेटर प्लेस फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग। Yeah. It's simple and it's nice. Big responsibility. Are you guys? It's always the little things that, count. Yeah. We started off one day in lockdown, and then it's just Grown. grown so much. So I think that is an example of, even the smallest of things matter, even the things that go like unnoticed in your daily lives. But if you Yeah. can make like one person's day, or if you can make one person smile, I think that's what's important. Yeah. One person at a time. Yes. Yes. Okay. Amazing. तो हम एक और जो आपके कैप में फेदर है वो फैशन डिजाइनिंग है और जो आपने ये खुद अभी जो आपने पहना है वो भी आपके लेबल से है। तो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस आफ्टर एवरीथिंग, राइट? क्योंकि ये बहुत ही अलग काइंड ऑफ फील्ड है। तो फैशन बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, बट बाय पैशन यू कैन से आई एम अ डिज़ाइनर। और जैसा मैंने बोला कि कोविड के बाद जब सारा इंडस्ट्री, फैशन लाइन भी आप देखोगे, जितने कारीगर थे, बुनकर थे, वो लोग सब बहुत स्लो डाउन हो गया था उनका भी लाइफ एंड ऑल। और मैं पिछले 5 साल से टाइम्स फैशन वीक कर रही हूँ और दूसरे डिज़ाइनर्स को प्रमोट कर रहे थे हम। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स आए, मैम उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने अपने स्टूडियो, जहाँ मेरा बैंड्रा में हमारा खुद का शोरूम है, जहाँ पे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है, और कुछ मैं अपनी डिज़ाइनिंग, मुझे फ़ैशन जब भी मैं कपड़े पहनती थी और जो खुद में स्टाइल, जैसे अगर कोई डिज़ाइनर से भी मैं कपड़े बना रही हूँ तो मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर क्या, मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेंड को फॉलो करती थी। अभी मेरा बॉडी टाइप, आई कांट वेयर योर स्टाइल, यू नो लाइक। तो मुझे वो कम्फर्ट
चाहिए, मुझे स्टाइल चाहिए, तो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि कहाँ से बनाए। मैं बोलती थी इट्स माय डिज़ाइन, तो लोगों को लगता था ये लाइक शी डजंट वांट टू शेयर द डिज़ाइनर्स नेम, सो शी इज। फिर मैंने खुद का लेवल स्टार्ट किया, और इसके पीछे भी करिश्मा आप बोल सकते हो सोशल कॉज ही है कि मुझे अपने इंडिया के फैशन को, इंडिया के टेक्सटाइल को, हेरिटेज को प्रमोट करना। और जो अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं जिनको वो मौका नहीं मिलता कि खुद के अपने शोरूम ओपन कर सके, तो मैं जितने भी नए डिज़ाइनर्स हैं मैं उनको, आप मेरे स्टोर पे भी आओगे तो सारे नए डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उनका तो नाम है, हम लोग सब जाकर पहनते, मैं खुद भी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, मेरा एम और मेरा मकसद है कि मैं आने वाले जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनको प्रमोट करूँ। हाउ ब्यूटीफुल। तो लेबल का नाम क्या है? SS बाय सीमा सिंह। SS बाय सीमा सिंह। ओके, अमेजिंग। तो जो हमारे व्यूअर्स है वो जाके देखे और एक्सप्लोर करे जो इंडियन, जैसे आप कह रहे हो, राइट, जो आर्टिसंस है वो डिज़ाइन स्पेशली। और मैं इंडिया के हर स्टेट की साड़ी आपको मिलेगी, चाहे वो गुजरात का बांधनी आप बोलो, अपना पटोला है, फिर पैटनी है, सारे लाइक मतलब बिहार से लेके महाराष्ट्र सब जगह के टेक्सटाइल आपको वहाँ देखने मिलेंगे। वाओ, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। स्पीकिंग ऑफ आर्ट, ये जो हमारा पीस है यहाँ पे, हम बी रोल्स डाल देंगे। हमें लग रहा है हम बनारस में ही है, तो इसके बारे में बताइए, और आर्टिस्ट कौन है, हाउ डिड यू गो अबाउट सिलेक्टिंग दिस पीस? ये बनारस घाट है करिश्मा। और अब जब ये पेंटिंग देखते हो, जैसे आप भी इंटर किए तो आपका ऑटोमेटिक आपका ध्यान उसके ऊपर गया। तो आर्टिस्ट प्रकाश पॉल जी हैं, और मुझे बनारस से मेरा खास लगाव है, मैं हर साल वहाँ बनारस जाती हूँ। और मेरे पापा शिव भगवान के, बनारस काशी विश्वनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो मेरा बचपन मुझे मेरा बचपन याद आता है, तो पापा वो इनका काशी विश्वनाथ का पिक्चर हमारे घर में थे, और मैं छोटी थी, मुझे याद है पापा हर रात को अपने कंधे पर लेकर करके, तो वो एक मेरा इमोशनल उससे है। और यहाँ जीवन को आप देख सकते हो, लाइफ फ्रेम और वो विक्ट्री का आप देख सकते हो, लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, एवरीथिंग यू कैन फील इन दिस पेंटिंग। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। सीमा जी, हम पॉडकास्ट के एंड तक आ गए, सो आई एंड विद दिस कि डू यू रियली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? क्योंकि अभी तो वो कैच वर्ड हो गया है, राइट, कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, लेकिन जो आप अभी कर रहे हो, योर लिविंग लाइफ, योर हेल्पिंग पीपल, आर्ट में भी हो, फैशन में भी हो, सोशल वर्क में भी हो, लेकिन आप बहुत ही रूटेड हो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनिफेस्टेशन? यस, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। जैसे बचपन में हम लोग मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि मेरा ये लाइफ हो और मेरा वो जन्मभूमि रहा बिहार, बट वो सपने मुझे साकार मेरे कर्म भूमि मुंबई में, महाराष्ट्र में कर रही हूँ। तो मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी पहचान मुझे, जो आज मैं सीमा सिंह हूँ, और जिसकी वजह से आज आपके साथ मैं यहाँ पे हूँ। और मैं मतलब यहाँ के लिए जितना भी करो, जो भी कहीं से भी मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि सपने देखकर आना और सपनों के लिए काम करना। जहाँ पे भी आप आते हो वहाँ कंट्रीब्यूट करो उस जगह को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि देने की आदत होनी चाहिए। तो आई थिंक कि आप सपना देखो, उसके लिए कोशिश करो, और अच्छे रास्ते पे चलते हो जब एक मकसद से, एक पर्पस से, तो वो फुलफिल होता है। Thank you so much, सीमा जी. It's been so lovely. Thank you for inviting us into your home. और I'm sure जो हमारे viewers हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें reflect करने को मिलेगी, क्योंकि जो आपने बताई बिहार की कहानियाँ वो अभी भी लोगों को पता नहीं है कि अभी भी ऐसे हो रहा है. तो it was a lovely conversation. Thank you. Thank you करिश्मा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे स्टोरी आप अपने माध्यम से दिखाने वाले हो। और मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से आप रियल स्टोरी को प्रमोट करते हो, और वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आप इसी तरीके से आप करो और हम सबको इंस्पायर्ड करो थ्रू योर स्टोरीज। थैंक यू सो मच.